आओ। हेलो, नमस्कार। आप कैसे हैं? अच्छे? चलिए, अच्छे ही रहिए। घर से मत निकलिए, घर में रहिए, पढ़िए, सोइए और मौज मस्ती करिए। देखिए, कल मैंने आपको क्लास 12th की कुछ वीडियो दी थी। एक वीडियो को कई एक पार्ट्स में दिया था। कुछ हमारी ये मजबूरी थी कि व्हाट्सएप पे वो वीडियो लोड नहीं हो पा रही थी, तो उनको हमने टुकड़ों में बना के दिया है। और वैद्युत आवेश का मात्रक तक हमने पढ़ा दिया था। आज हमारा उद्देश्य है आपको पढ़ाना कूलाम का नियम, जो आवेशों के बीच में लगता है, और उसका वेक्टर रूप, और अगर बहुत सारे आवेश हैं तो उनके बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होता है उसको हम कैसे प्रकट करते हैं। तो आज का लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज का जो लेक्चर हम पढ़ाएंगे उसके बाद कल उसी से संबंधित हम प्रश्न भी करेंगे। मैं आपको जो भी मैटर दे रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, उससे संबंधित मैं रिटन मैटर भी दे देता हूँ। आप उस रिटन मैटर को पढ़ लीजिए, बार बार वीडियो देख लीजिए। मैंने कल क्वेश्चंस भी दिए थे, आपने संभवतः क्वेश्चंस किए होंगे। अगर क्वेश्चंस में करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप आपके कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए, मैं उनको सॉल्व करता जाऊंगा। मैंने जो क्वेश्चंस दिए हैं वो बड़े सरल से हैं, बड़े आसानी से हो सकते हैं। जब थोड़े कठिन से क्वेश्चंस होंगे तो मैं उनको खुद कराऊंगा। तो आज का जो लेक्चर है वो है हमारा कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या कहता है? कूलाम का नियम ये कहता है कि अगर दो बिंदु आवेश हैं, दो बिंदु आवेश हैं, ये दो बिंदु आवेश हैं, Q1 Q2 बिंदुवत आवेश है। पहले तो ये मतलब समझना चाहिए कि बिंदुवत आवेश का मतलब क्या होता है। बिंदुवत आवेश वो होते हैं जिनका आयतन या आकार कम से कम हो। तो ये दो बिंदु आवेश हैं, इनके बीच की दूरी r है, r यहां से आता r मीटर है, और ये Q1 Q2 कैसा है, इनका परिमाण। अभी हमने ये तय नहीं किया कि कैसे धनात्मक है ऋणात्मक है, केवल आवेशों का परिमाण लिखा हुआ है। तो कूलाम ने क्या कहा कि दो बिंदु आवेश जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, इनके बीच में जो वैद्युत बल लगता है, क्या लगता है? वैद्युत बल F। ये वैद्युत बल है, वैद्युत बल, वैद्युत बल। ये वैद्युत बल ये कैसा होगा? ये प्रतिकर्षण भी हो सकता है। प्रतिकर्षण कब होगा? जब ये दोनों धनात्मक होंगे या जब ये दोनों ऋणात्मक होंगे। और आकर्षण कब होगा? जब ये एक धनात्मक होगा, एक ऋणात्मक होगा। ये ऋणात्मक हो, ये धनात्मक हो, विपरीत प्रकृति के हो, तो इनमें जो वैद्युत बल लगेगा वो कैसा लगेगा? आकर्षणात्मक लगेगा। तो दो बिंदु आवेश जो कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल, वैद्युत बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती F समानुपाती Q1 Q2 तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r²। दोनों को मिला के कहेंगे तो क्या कहेंगे? दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होता है वो आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होगा? अगर Q1 Q2 अधिक है तो F हमारा अधिक होगा, Q1 Q2 का मान कम है तो F हमारा कम होगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है कि अगर दूरी कम होती जाएगी, R कम होता जाएगा तो F बढ़ता जाएगा, और अगर दूरी बढ़ती जाएगी तो F हमारा कम होता जाएगा। तो अगर हम इन दोनों को मिला दें, इन दोनों कथन को मिला दें, तो ये निष्कर्ष निकलता है कि F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R²। ये उसी तरीके से है जैसे आपने पीछे पढ़ा हुआ है F = G M1 M2 अपॉन R², उसी टाइप से है। लेकिन ये किसके लिए? ये
पिंडों के बीच में, द्रव्यमानों के बीच में बल है, ये किसके बीच में, आवेशों के बीच में बल है। ये जो बल होता है वो हमेशा आकर्षण बल होता है, ये आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों का होता है। अब हम क्या करेंगे, इसको समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो क्या चीज यहाँ पे निकल के आएगी, ये आएगी F समानुपाती Q1 F वो हटाएंगे यहाँ पे तो एक नियतांक आ जाएगा F इक्वल टू K स्मॉल k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K क्या है, हमारा एक समानुपाती नियतांक है। अगर हमारे आवेश हवा में रखे हुए हों तो जो K का मान होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पे जो स्मॉल k है ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर अपॉन कूलम वर्ग के। अब इसमें 4 1 2 3 4 पाई वही 22/7 एक एप्सिलॉन 0 लिखा हुआ है, इसको एप्सिलॉन 0 कहते हैं। ये कहलाता है निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता। इसका मान जो होता है एप्सिलॉन 0 8.85, कुछ किताबों में 8.86 भी लिखा है, इंटू 10⁻⁻12 कूलाम वर्ग बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। और तो इस तरह से ये हमारा के का मान हो जाता है। तो सूत्र क्या हमारा निकल गया है, F इक्वल टू 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये सभी जो कूलाम का नियम है, ये जो भी दिया हुआ है, ये तब है जब हम इनके बीच में, आवेशों के बीच में क्या हो, निर्वात हो या हवा हो। ये निर्वात या हवा। अब प्रश्न ये उठता है, प्रश्न हमारे सामने ये आता है कि अगर आवेशों के बीच माध्यम रख दिया जाए, माध्यम क्या, जैसे दोनों आवेश रखे हुए हैं, ये आवेश रखे हुए हैं, इनके बीच में हमने पानी भर दिया या कोई चीज इसके बीच में रख दी, इनके बीच में मोम रख दिया, तो क्या फर्क पड़ेगा, इस बल पर क्या फर्क पड़ेगा। तो अगर इनके बीच में माध्यम आ जाता है तो हमारे वैद्युत बल प्रभावित होता है। वो किस तरह से प्रभावित होता है उसको देखिए, वैद्युत बल किस तरह से प्रभावित होता है। माध्यम के उपस्थित होने पर हमारा सूत्र क्या होगा, ये देखिए, सूत्र होगा F डैश या FM का मतलब है माध्यम के बीच में बल, इक्वल टू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। माध्यम में ये बल आ गया। इस सूत्र में और इस सूत्र में अंतर क्या है, इस सूत्र में केवल अंतर है, यहाँ पे एप्सिलॉन 0 लिखा है, यहाँ एप्सिलॉन लिखा हुआ है। एप्सिलॉन, इस एप्सिलॉन को बोलते हैं, एप्सिलॉन को माध्यम की विद्युतशीलता, जब इनके बीच में निर्वात था तो ये एप्सिलॉन 0 आया, तो 0 का मतलब निर्वात था, तो ये कहलाता है निर्वात की विद्युतशीलता, की। और ये जब इनके बीच में माध्यम आ गया तो ये क्या हो गया, माध्यम की विद्युतशीलता। अब इनमें एक संबंध भी होता है, इनमें क्या संबंध होता है, ये संबंध होता है एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन R एप्सिलॉन 0, या ये भी हम ऐसे भी लिखते हैं F इक्वल टू K एप्सिलॉन 0। कुछ एप्सिलॉन R या K ये क्या कहलाता है, एप्सिलॉन R या K कहलाता है माध्यम का, कैपिटल K है माध्यम का परावैद्युता, ये एक विमाहीन राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। एप्सिलॉन R बराबर K बराबर अपॉन एप्सिलॉन 0। अब जैसे
हम परावैद्युतांक के बारे में थोड़ी चर्चा करें। जैसे हवा हमने ली, या पहले हम निर्वात लेते हैं, तो निर्वात के लिए हमारा क्या हो जाएगा, निर्वात के लिए के का मान बिल्कुल 1 होता है। वायु के लिए के का मान लगभग 1 होता है। पानी के लिए के का मान 81 होता है। धातुओं के लिए के का मान अनंत होता है। इसका मतलब क्या होगा, देखिए अगर हम के रूप में किसी वैद्युत बल को लिखते हैं तो हमारा ये सूत्र क्या हो जाएगा, ये सूत्र हो जाएगा Fm इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और Fm इक्वल टू K निकाल लो बाहर, K, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ये क्या है, Fm इक्वल टू 1/K इंटू F। यहाँ देखो, यहाँ से देखो, इनमें ये दिख रहा है कि K का जो मान है वो K का मान या तो 1 है या 1 से अधिक है। तो हम जब यहाँ 1 से अधिक का भाग देंगे तो हमारा Fm कैसा होगा, छोटा होगा। तो Fm कैसा होगा, हमेशा छोटा होगा, किससे F से। ठीक है, इसका मतलब ये निष्कर्ष निकलता है कि माध्यम के आ जाने से वैद्युत बल कैसा होता है, कम हो जाता है। ठीक है, निर्वात जब होता है तो वैद्युत बल सबसे अधिक होता है, और जब माध्यम आ जाता है तो उनके बीच में वैद्युत बल कम हो जाता है। अब जैसे एक मैं उदाहरण बता रहा हूँ, 2 वस्तुएं हैं, जैसे एक वस्तु ये है कि ये वस्तु आवेशित है, इनके बीच में 80 न्यूटन का बल लग रहा है। जब ये निर्वात में 80 न्यूटन का बल लग रहा है, 80 न्यूटन का बल लग रहा है जब इनके बीच में निर्वात है। अब हमने क्या कर दिया, इनके बीच में पानी भर दिया, यहाँ पानी भर दिया, तो अब इनके बीच में लगने वाला जो बल है वो 1 न्यूटन रह जाएगा। पानी के उपस्थित होने पर 1 न्यूटन बल रह गया, और जब निर्वात था तब 80 न्यूटन बल रह गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि माध्यम के आ जाने से वैद्युत बल कम हो जाता है, अब देखिए, ये हमने आपको जो कूलाम का नियम बताया वो हमने जब दोनों के बीच में हवा है तब भी बता दिया, या निर्वात है उस समय भी बता दिया, और जब उनके बीच में क्या है, माध्यम आ जाता है तब भी हमने बता दिया। ये भी बता दिया कि माध्यम के आ जाने से हमारा वैद्युत बल कैसा हो जाता है, कमजोर हो जाता है। अब देखिए, पहले आपने गुरुत्वाकर्षण बल भी पढ़ा है और वैद्युत बल भी पढ़ा है। गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वो बहुत कमजोर बल होता है। क्यों कमजोर बल होता है, उसमें जी का मान बहुत कम होता है। यहाँ पे इस जो ये नियत राशि है, इस नियत राशि का मान बहुत अधिक होता है, 10⁹ होता है। इस वजह से जो हमारे वैद्युत बल होते हैं वो बहुत शक्तिशाली होते हैं, और जो गुरुत्वाकर्षण बल होते हैं वो बहुत कमजोर बल कहलाते हैं, बहुत कम, उनकी मान जो होता है वो हमारा बहुत कम होता है। और ये कम से कम दूरी और अधिक से अधिक दूरी पर भी हमारे जो वैद्युत बल है वो मान लेते हैं। नाविकों के अंदर भी वैद्युत बल लगते हैं, और अधिक से अधिक दूरी पर भी वैद्युत बल लगते हैं। तो ये हमने जो पढ़ा अभी तक आपके सामने, ये कूलाम का नियम है। लेकिन ये वैद्युत बल है, वैद्युत बल कैसी राशि होती है, बल कैसी राशि होती है, कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। इस वजह से हमें इसका सदिश रूप भी आना चाहिए। अगर हम सदिश रूप नहीं पढ़ते हैं तो कूलाम का नियम अधूरा रहेगा, अधूरा ज्ञान हमारा पूरा नहीं होगा। तो इसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, इसका सदिश रूप भी पढ़ना पड़ेगा, वेक्टर फॉर्म भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन उसका जो परिमाण होगा वो इन्हीं सूत्रों से दिया जाएगा। जैसे ये सूत्र लिखा, इससे सूत्र से दिया जाएगा, या हम ये लिखें F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये परिमाण होगा, आंकिक मान होगा। लेकिन अब किस दिशा में लग रहा है, कैसे लग रहा है, तो हम अब नहीं पता लगा पाएंगे। उसके लिए हमें इसका सदिश रूप पढ़ना पड़ेगा। तो अब आता है
कूलाम के नियम का सदिश रूप हमें ये पता है, पहले हमने पढ़ रखा है, किसी भी राशि को अदिश राशि को सदिश राशि में अगर हमें बदलना है, किसी भी अदिश राशि को सदिश राशि में बदलना है तो हम उसमें क्या करते हैं, दिशा का बोध करा देते हैं। जब हम दिशा का बोध करा देते हैं तो हमारी राशि कैसी हो जाती है, सदिश राशि में बदल जाती है, सदिश राशि। अब जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, ये 2 मीटर लिखा हुआ है, ये 2 मीटर लिखा हुआ है, ये कैसी राशि है, अदिश राशि है। अब हमने इसमें क्या किया, इकाई वेक्टर का गुणा कर दिया, ये किस दिशा में, एक्स दिशा में इकाई वेक्टर है, तो अब ये क्या हो गया, ये हमारी सदिश राशि हो गई। मतलब 2 अदिश राशि थी और 2 में आई का गुणा कर दिया, मतलब हमने इकाई वेक्टर का गुणा कर दिया, तो वो हमारी राशि किस में बदल जाएगी, सदिश राशि में बदल जाएगी। यही कंसेप्ट हम यहाँ पे ले रहे हैं कि हम क्या करेंगे, इकाई वेक्टर का हम उसमें बोध करा देंगे या हम गुणा कर देंगे, तो वो क्या होगी, हमारी वेक्टर फॉर्म में आ जाएगी। अब देखिए इसका सदिश रूप पहले हम सिंपल तरीके से आपको समझा रहे हैं, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, उनको आप देख लीजिएगा। देखिए 2 आवेश हैं, एक आवेश ये है Q1 और एक आवेश ये है Q2। इनके बीच में दूरी है R, ये दूरी R है, जैसे हमने पीछे सूत्र में पढ़ी, ठीक। अब देखिए एक बल ले रहे हैं F12 बल। F12 जो बल होगा वो, इसका मतलब यह है कि पहले आवेश पर दूसरे आवेश के कारण, पहले आवेश पर दूसरे आवेश के कारण वैद्युत बल। इसी तरह से हम लिखेंगे F12 F12 किधर की तरफ होगा, F12 इधर की तरफ होगा। अगर दोनों आवेश धनात्मक हैं तो ये होगा F12। इसी तरह से हम ले रहे हैं F21 दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण वैद्युत बल। ये अभी हम दोनों धनात्मक सजाती ले रहे हैं, तो इसकी दिशा इस लाइन के अनुदिश होगी, ये कहलाएगा F21। चाहे F12 हो चाहे F21 हो, एक ये इधर की तरफ लग रहा है बल, वो उधर की तरफ लग रहा है, ये दोनों इनके परिमाण बराबर होंगे। F12 बराबर F21 बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। ये तो अभी अदिश रूप में ही है, अभी तो मैंने यहाँ पे तीर से दिखा दिया है वेक्टर में, लेकिन ये तो अभी हमने परिमाण लिखा हुआ। अब अगर हम इसको वेक्टर रूप में बदलना चाहते हैं, वेक्टर में F12 में हम क्या करेंगे, F12 में इधर की तरफ इकाई वेक्टर का गुणा कर देंगे, ये हमारा R21 होगा। R21 क्या होगा, दूसरे आवेश से पहले आवेश की ओर इंगित इकाई वेक्टर।
तो ये क्या हो जाएगा, F12 जो होगा वो होगा F12 वेक्टर में, तो हम क्या लेंगे, इसका परिमाण लेंगे F12 इंटू R इकाई वेक्टर 2। हमने क्या किया, अदिश राशि में सदिश इकाई वेक्टर का गुणा कर दिया, तो अब ये किस में बदल गया, सदिश राशि में बदल गया। F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ये हो जाएगा R21। इसी प्रकार हम ले रहे हैं, हमें अब निकालना है F21, इसका वेक्टर फॉर्म में इसका मान कितना होगा, इसका मान होगा इस दिशा में इकाई वेक्टर, ये इकाई वेक्टर कहलाएगा R12 का मतलब क्या है, R12 का मतलब है पहले आवेश से दूसरे आवेश की ओर इंगित इकाई वेक्टर। तो क्या हो जाएगा, इसको सदिश रूप में हम क्या लिखेंगे, सदिश रूप में इस तरह से लिखेंगे, ये हो जाएगा F21 इक्वल टू F21 का परिमाण इंटू R12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और R12। तो इस तरह से ये हमारे दो रिजल्ट निकल के आए हैं। ये तब है जब उनके बीच में प्रतिकर्षण बल लग रहा है, तो इनको हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये प्रतिकर्षण बल है, यहाँ पे प्रतिकर्षण बल। और निष्कर्ष क्या निकल के आते हैं, निष्कर्ष एक तो ये निकल के आता है F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ये R21 और F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ये हो जाएगा R12। ये देखिए एक दूसरे से विपरीत दिशाओं में, तो ये तो हम लिख ही सकते हैं F12 इक्वल टू माइनस F21। ये तब है जब इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लग रहा है। अब देखिए, अब हम जानना चाहते हैं कि अगर इनके बीच में आकर्षण बल लग रहा हो तो क्या स्थिति होगी। तो देखिए उसके लिए फिर हम देखते हैं तो वेक्टर रूप क्या होगा। फिर हमें एक चित्र बनाया जिसमें हम क्या करेंगे, इनमें आकर्षण बल दिखाएंगे। ये देखिए, ये एक देखिए आवेश Q1 ये इधर है और एक ये प्लस है तो ये माइनस है, और ये माइनस है तो ये प्लस है। ठीक, अब इनको ये मिलाने वाली रेखा है और इनके बीच की दूरी r है, जैसे पीछे हमने माना था, ये इनके बीच की दूरी r है। ठीक, अब देखो इस पर जो बल लगेगा वो इधर F12 इधर होगा, F12 और R12 भी इधर की तरफ होगा, R12। इसी तरह से ये होगा F21 और इधर की तरफ होगा R21। तो देखिए आकर्षण बल लग रहा है, आकर्षण बल
आकर्षण बल। तो देखिए यहाँ पे F12 क्या होगा, F12 इक्वल टू F12 इंटू R1, F12 इंटू R1, ठीक। R12 का हम पहले ही मतलब समझा चुके हैं। तो ये हमारा निष्कर्ष हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R12 और F21 क्या हो जाएगा, F21 क्या हो जाएगा, F21 R21 और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और R21। और इनसे एक चीज क्लियर है, ये एक दूसरे की विपरीत दिशा में है, तो F12 इक्वल टू माइनस F21। आप गौर से देख लीजिए, फाइनल रिजल्ट दोनों ही जगह एक जैसे हैं। यहाँ पे भी परमाणु में बल बराबर है, लेकिन इनकी दिशाएं एक दूसरे के विपरीत है। यहाँ में परमाणु में बल बराबर है, लेकिन दिशाएं एक दूसरे के विपरीत है। अंतर यहाँ पे क्या है, आकर्षण बल लग रहा है तो बल की दिशा और इकाई वेक्टर की दिशा समान है। इस पर जो बल लग रहा है उसकी दिशा और इकाई वेक्टर की दिशा समान है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बल की दिशा और इस पर इकाई वेक्टर विपरीत दिशा में, इस पे इकाई वेक्टर उसी दिशा में। तो यहाँ पे F12 है तो यहाँ पे R21 आया है, यहाँ पे F21 है तो यहाँ पे R12 आया है, और यहाँ पे आया F12 है तो यहाँ पे भी R12 है, यहाँ पे F21 है तो ये R21 है। तो इस तरह से फाइनल रिजल्ट क्या है, दोनों बल एक दूसरे पर बराबर एवं विपरीत दिशा में बल आरोपित करते हैं। इस निष्कर्ष को हम क्या कहते हैं, न्यूटन का तृतीय नियम। तो जो कूलाम का नियम है वो न्यूटन के तृतीय नियम का भी पालन करता है, न्यूटन का तृतीय नियम भी लागू होता है। तो इस तरह से ये हमारा कूलाम के नियम का वेक्टर रूप है, और इसको हम संख्यात्मक प्रश्नों में पढ़ेंगे। अब बात आती है अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत आप कई एक जगह पढ़ेंगे। अध्यारोपण का सिद्धांत हम आपको इसमें बताते हैं कि यदि किसी स्थान पर दो या दो से अधिक बल कार्य कर रहे हों तो उन पर जो परिणामी बल होता है वो उनके सदिश योग के बराबर होता है, जिसको अब हम कल इसकी हम चर्चा करेंगे। कल इसके बारे में हम आपको बताएंगे। कट करो।